हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एको गुरु में। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का टॉपिक आरटीआई एक्ट 2005। इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ जीएसटी और कंपटीशन एक्ट 2002। तो आज मैं आपके साथ जो नया टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वो है आरटीआई एक्ट 2005। ये आरटीआई एक्ट मैं आपके साथ 2 लेक्चर्स में कवर करूंगी इस पूरे टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है नेट के एग्जाम में। तो कैसे आरटीआई एक्ट 2005, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो है आरटीआई एक्ट के फॉर्म में आया कैसे। आप सभी को पता है 2004 में जब क्या थी, यूपीए की गवर्नमेंट आई थी। यूपीए समझ गए, कांग्रेस। आप सभी को पता है 2004 से और 2014 तक यूपीए ने मींस कांग्रेस ने क्या किया है, रूलिंग की है। वो रूलिंग पार्टी थी। उस ड्यूरेशन में सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो है इस पार्टी की, उस ड्यूरेशन में वो है आरटीआई एक्ट 2005। जैसे ही फॉर्म में आई 2004 में पार्टी, उन्होंने सबसे पहले आते ही आरटीआई बिल जो है वो प्रेजेंट किया संसद में। तो सबसे पहले जो आरटीआई एक्ट है उसके लिए एक कमीशन बनाया गया। उस बिल को फिर प्रेजेंट किया गया कब, 11 मई 2005 को बिल पास हुआ लोकसभा में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब 12 मई 2005 को बिल पास हो गया। कहां पर, राज्यसभा में। फिर उसके बाद 15 जून 2005 को बिल प्रेजेंट हुआ किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और एसेंट मिल गई हमें। किसको बिल की एसेंट मिल गई, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो 11 मई को पास हो गया लोकसभा में, उसके बाद 12 मई को पास हुआ राज्यसभा में, और 15 जून को क्या मिल गई, एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो क्या बन गया, एक्ट। जब भी किसी बिल को एसेंट मिल जाती है मतलब सहमति मिल जाती है किसकी, प्रेसिडेंट की, तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट। और वो लैंडमार्क कब बनता है, जब प्रेसिडेंट की सहमति मिलने के बाद वो ऑफिशियल गजट में हाईलाइट हो जाता है, नोटिफाई हो जाता है, तो वो बन जाता है लैंड ऑफ मार्क। मतलब वो जो एक्ट है वो फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, 15 जून को एसेंट मिल गई प्रेसिडेंट की। लेकिन ये बिल जो है वो इफेक्टिव कब हुआ, इफेक्टिव हुआ 12 अक्टूबर 2005, पूरे 120 दिन बाद। अब ये पूरे 120 दिन क्यों, गवर्नमेंट ने ये 120 डेज दिए किसको, पब्लिक अथॉरिटीज को, कि भाई हम ये एक्ट ले आए हैं आरटीआई एक्ट, और ये क्या हुआ, अब ये पास होके एक्ट बन चुका है। तो इसको इफेक्टिव करने से पहले हम लोग 120 डेज दे रहे हैं किसको, पब्लिक अथॉरिटी को, ताकि आप लोग सारी फाइल्स को, सारी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड कर सकें, अच्छे से उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसको रख सकें, ताकि जैसे ही ये एक्ट इफेक्टिव होगा पब्लिक आपसे इंफॉर्मेशन मांगना शुरू कर देगी, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफेक्टिवली बियर कर पाए। इसलिए गवर्नमेंट ने कितना टाइम दिया उनको, 120 डेज। और इस बिल को लेके आए आफ्टर 120 डेज, फॉर्म में लेके आए 12 अक्टूबर 2005 से। ये बिल जो है आरटीआई एक्ट जो है हमारा क्या हो गया, इफेक्टिव वे में आ गया। उसके बाद दूसरी चीज, ये एक्ट जो है इसके पीछे एक चीज और कहते हैं कि जो राहुल गांधी है, उन्हें एक एस्ट्रोलॉजर है संजय बिजानी, जिनको वो बहुत मानते हैं, उन्होंने कहा था कि आप अगर ये बिल 12 अक्टूबर 2005 को अगर इफेक्टिव करेंगे, फोर्स में लेके आएंगे, तो ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब ये तो उन्हीं को पता है, बट ऐसा कहा जाता है कि इसलिए भी 120 डेज का टाइम दिया गया। लेकिन अगर एक ऑफिशियल बात करें तो ऑफिशियल वे यही रही है कि भी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको टाइम दिया गया 120 डेज का अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ताकि पब्लिक को राइट इंफॉर्मेशन दे सके राइट टाइम पे। ठीक है, उसके बाद अब हम सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं कैसे। आपको जो चीज नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है वो ये है, आ सकता है कि बिल जो है
लोकसभा में कब पास हुआ, तो आपको याद रखना चाहिए नेट पॉइंट ऑफ व्यू से कब, 11 मई 2005 को। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि लोकसभा में कब पास हुआ, या प्रेसिडेंट की कब एसेंट मिली, तो लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ 12 मई को, और एसेंट कब मिली प्रेसिडेंट की 15 जून को। और ये केम इनटू फोर्स कि कब आया फोर्स में ये जो आपका आरटीआई एक्ट है, तो आपका आंसर साफ होगा क्या, 12 अक्टूबर 2005। या ये आ सकता है कि इसको इफेक्टिव वे में आने के लिए आरटीआई एक्ट को कितने दिन का टाइम लगा, तो आप कितना बताओगे, 120 डेज। ठीक है, तो ये आपका आरटीआई एक्ट। अब एक्चुअल में आरटीआई एक्ट होता क्या है, अब आरटीआई एक्ट क्या होता है, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, ये कैसे फॉर्म में आया, कैसे बना। आरटीआई एक्ट आया फॉर्म में, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव थे, किसके साथ, सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, सारे जो जितना गवर्नमेंट सिस्टम है उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए आरटीआई एक्ट को फॉर्म में लाया गया। दूसरा है आपका अकाउंटेबिलिटी, दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है इसके, मतलब अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए कि इस काम के लिए ये है, इस काम के लिए ये जिम्मेदार है, ये इसका काम है, ये उसका काम है। एक अथॉरिटी फिक्स करने के लिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों फिक्स करने के लिए हम आरटीआई एक्ट को फॉर्म में लाए, ताकि करप्शन कम हो, जो पब्लिक है पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम हो, और अकाउंटेबिलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की वो बढ़े, इसलिए आरटीआई एक्ट फॉर्म में आया। ठीक है, तो आरटीआई एक्ट क्या था, आरटीआई एक्ट का मतलब है वो एक्ट जो इंपावर करता है किसको, इंडियन सिटीजन को। कोई बाहर वाला हमसे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, सिर्फ जो इंडिया के सिटीजन हैं वही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसके थ्रू, आरटीआई एक्ट के थ्रू। तो ये एक्ट जो है आरटीआई एक्ट इंपावर करता है इंडियन सिटीजन्स को कि वो इंफॉर्मेशन ले, किससे, पब्लिक अथॉरिटीज से, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट 2005 कहता है ऐसा एक्ट दैट इंपावर द इंडियन सिटीजन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड आरटीआई एक्ट। ये हमारा आरटीआई एक्ट है। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इसके सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव हैं, कौन से, एक हमारा इसकी ट्रांसपेरेंसी, कि भाई जो जितने भी डिसीजंस हैं, जो वर्क है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, कि भी अकाउंटेबल होना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोई भी इंडियन सिटीजन कभी भी किसी भी टाइम इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसको हम बोलते हैं आपका आरटीआई एक्ट। तो अब आरटीआई एक्ट में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, आरटीआई एक्ट के अंदर हम लोग तीन तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फर्स्टली राइट टू इंस्पेक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, और द थर्ड वन इज राइट टू कलेक्ट द, राइट टू टेकिंग नोट्स। राइट टू इंस्पेक्शन है मतलब हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, हमें एज ए इंडियन सिटीजन हमें राइट है कि हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एप्लीकेशन डालकर पीआईओ को, पब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन डाल के हम लोग इंस्पेक्शन का राइट रखते हैं कि हम लोग किसी भी रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दूसरा राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में भी ले सकते हैं, वीडियो फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उस रिकॉर्ड को ले सकते हैं। तीसरा है राइट टू टेकिंग नोट्स, हम लोग चाहे तो किसी इंफॉर्मेशन का, किसी रिकॉर्ड का क्या कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी ले सकते हैं उसकी।
उस रिकॉर्ड की हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। इन तीनों तरीके से हम आरटीआई एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की और किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। सारी पब्लिक अथॉरिटी लाइबल है हम इंडियन सिटीजन्स को उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई अभी आरटीआई जो है 2005 में है, क्या उससे पहले हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं था? जी बिल्कुल था। उससे पहले भी हमारे देश में एक कानून था। वो कौन सा था? वो हमारे आता था इसके अंदर, उससे पहले हमारी कंट्री के अंदर 2 लॉ थे जिसके तहत हम लोग जो भी चाहते थे इंफॉर्मेशन ले सकते थे। बिफोर 2005 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जो है उसने 2 आर्टिकल दिए थे, 2 आर्टिकल थे उसके। एक है आपका आर्टिकल 19A और दूसरा था आर्टिकल 21, जिसके तहत कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते थे। उसके अंदर क्या था? आर्टिकल 19A कहता था right to freedom of speech and expression। दो राइट थे आर्टिकल 19A के अंदर। पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। मतलब आर्टिकल 19A के अंदर 2 राइट थे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का अधिकार, सबको अपने बोलने का अधिकार, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने का अधिकार है। दूसरा राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, सुनने का भी अधिकार है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जो आता है, आर्टिकल 21 में भी 2 राइट्स आते थे। पहला राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, दूसरा राइट टू नो मतलब जानने का अधिकार। तो इन 2 आर्टिकल्स के अंदर कोई भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे। इन आर्टिकल में हमारे 2 राइट थे। पहला था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार। आपको पता ही है हमारे संविधान ने सबको अथॉरिटी दी है कि हम अपने व्यूज बोल सकते हैं, कह सकते हैं, मीडिया के सामने कह सकते हैं, एक दूसरे के सामने कह सकते हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशन, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार, सुनने का अधिकार। उसके बाद है राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, और एक आता है आपका राइट टू नो मतलब जानने का अधिकार। ये सारे जो हैं उससे पहले ये 2 आर्टिकल थे जिसके अंतर्गत हमें राइट्स मिले हुए थे एक्सप्रेस। किसका है? कौन कौन से एक्ट हैं जो हमारे आरटीआई के अंदर आते हैं? आरटीआई के अंदर हमारे आते हैं, आरटीआई एक्ट है 2005। इसके अंदर जो हमारे एक्ट आते हैं, पहला कौन सा उसके अंदर? एक हमारा आता है सेक्शन 3, एक हमारा आता है सेक्शन 5, एक हमारा आता है सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। सेक्शन 3 के अंदर आता है हमारा कि इंफॉर्मेशन किसको दे, राइट टू हुम, किसको राइट है इंफॉर्मेशन का। आप सभी को पता है, बताइए किसको है राइट टू इंफॉर्मेशन?
मैम राइट टू इंफॉर्मेशन है किसको? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को। आप सभी को पता है, मैंने अभी भी डिस्कस किया था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन किसको है? इंडिया से बाहर है किसी को? नहीं। किसको है? सिर्फ राइट टू इंफॉर्मेशन है मैम किसको? इंडियन सिटीजन्स को। तो ये किसके अंदर आता है? राइट टू हूं, ये आता है मैम हमारा सेक्शन 3 में। देन उसके बाद सेक्शन 5, तो इसके अंदर आता है हमारा ऑफिसर्स अंडर आरटीआई। कौन से ऑफिसर्स हैं जो अंडर आरटीआई आते हैं? मतलब कौन से ऑफिसर्स हैं जो इंफॉर्मेशन हमें देंगे? कौन कौन है वो? पीआईओ या हमारा एपीआई। पीआईओ मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या आपका असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इन दोनों में ही एप्लीकेशन जाएगी, इन दोनों में से किसी एक को जाएगी एप्लीकेशन, और उसके बाद ही क्या होगा? हमें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमें चाहिए। ठीक है। सेक्शन 6 हमारा कहता है मैनर्स ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, कि भाई एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, किस मैनर में हमने अप्लाई करना है। तो कैसे होगा? हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? एक एप्लीकेंट होगा, वो पब्लिक अथॉरिटी को क्या करेगा? इंफॉर्मेशन लिखेगा। मैं आपको बता ही देती हूँ, यहां पे यही बता देती हूँ। जैसे एप्लीकेशन फाइल करनी है तो एक पर्सन है, वो किसको एप्लीकेशन भेजेगा? अभी मैंने आपको बताया, या तो भेजेगा पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, या एपीआईओ को। ठीक है, वो एप्लीकेशन भेजेगा। एप्लीकेशन दो तरीके से हो सकती है, वो हैंड रिटन भी हो सकती है, वो एप्लीकेशन टाइप भी हो सकती है। साथ ही उसके साथ होगा आपकी जो फीस, जो लीगल फीस है वो कितनी है? फीस रुपीज 10। एप्लीकेशन प्लस फीस जो पे की जाएगी ₹10 प्लस पार्टिकुलर्स, उस इंफॉर्मेशन के लिए जो आपने मांगी है उससे रिलेटेड पार्टिकुलर्स, और वो सीधे कहां पर जाएगी? फिर पीआईओ के पास जाएगी। ठीक है। तो इस मैनर से हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अपना इंफॉर्मेशन करने रिसीव करने के लिए, कोई किसी भी फैक्ट की, किसी भी रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस मैनर से हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे। पीआईओ को जाएगी राइट टू इंफॉर्मेशन। एप्लीकेशन के साथ क्या होगा? 10 रुपए की जो फी जो होगी, जो होता है फीस पे करनी होगी, साथ में पार्टिकुलर्स अटैच करने होंगे। उन चीजों को फिर फिलअप करके पूरी कंप्लीट, फिर उसको जो एनवलप में डाल के, और वो कहाँ चली जाएगी? कहां पर? पीआईओ के पास या एपीआईओ के पास। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सेक्शन 7। वो क्या है? डिस्पोज ऑफ रिक्वेस्ट। कि भाई जो वो हमने आरटीआई के लिए एप्लीकेशन लगाई है उसके लिए जवाब कितने दिन में आएगा, वो चीज। तो उसके लिए कई फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म में होता है मेनली। पहला, अगर हमने एप्लीकेशन लगाई है एपीआईओ के पास, तो जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 35 डेज मैक्सिमम 35 डेज। 35 दिन के अंदर उन्हें रिप्लाई करना होगा, आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। उसके बाद आता है हमारा पीआईओ। अगर हमने पीआईओ के पास भेजी हो एप्लीकेशन सीधी, अगर हमने पीआईओ के पास भेजी है तो हमें रिप्लाई कितने दिन में? मैक्सिमम 30 डेज में। चाहे हम इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हों, 30 दिन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगी? उस फैक्ट की, उस रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और अगर वो कोई आरटीआई है किसी ह्यूमंस लाइफ से रिलेटेड, मान लीजिए कोई किडनैप हो गया और हम पुलिस से मांगे रिकॉर्ड,
जी ये बंदा है, बताइए कहाँ है, तो उसकी इंफॉर्मेशन का मैक्सिमम जो टाइम है वो है 48 आवर्स। मतलब पुलिस को 48 घंटे में जवाब देना होगा कि ये बंदा कहाँ गया, किसने किडनैप किया, कैसे किया, कहाँ है, किस कंडीशन में है। तो वो चीज एक होता है थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो उसके लिए जो मैक्सिमम टाइम है वो है हमारा 40 डेज का। वो कितना है 40 डेज का। अब आप ये बोलो मैम अगर वो 35 दिन में जवाब ना दे तो क्या करें, तो भाई हम अपील कर सकते हैं। तो जो अपील वाला जो है जो अपील वाला जो वर्क है सारा वो किसके अंदर आता है, वो आता है हमारा सेक्शन 19 में। किस में आता है, सेक्शन 19 में। अब वो मैं बता देती हूँ एक बार आपको। उससे पहले एक बार बता दूं सेक्शन 8 क्या है। सेक्शन 8 में आती है हमारी एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन, मतलब जो इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करते। इसे अभी एक बार मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको टाइमली इंफॉर्मेशन ना मिले तो सेक्शन 19 के अंदर हम अपील कैसे करते हैं, तो डिस्कस करते हैं पहले। अब सेक्शन 19 आता है, आरटीआई का सेक्शन 19 किस लिए होता है, अपील। तो मान लीजिए किसी बंदे ने एप्लीकेशन लगाई, मान लीजिए एक्स ने, एक्स एक पर्सन है, उसने एप्लीकेशन लगाई एपीआईओ के पास। एपीआईओ ने क्या किया, 35 दिन तक 35 डेज तक ना कोई रिप्लाई किया या एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो भाई तो एक्स क्या करेगा, सोचो सोचो क्या करेगा एक्स क्या करेगा, एक्स अपील कर सकता है किसके पास, पीआईओ के पास। एक्स अपील करेगा, अपील करेगा किसके पास, पीआईओ के पास। कब, कितना टाइम होता है अपील करने का, विद इन 30 डेज। और अगर 30 दिन के अंदर भी कुछ, इन 35 दिन के बाद के 30 डेज, और अगर इन 30 डेज में वो बीमार हो जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी रीजन से वो अपील नहीं कर पाता, तो गवर्नमेंट जो है उसको राइट है आरटीआई एक्ट के अंदर 15 डेज एक्स्ट्रा का। अगर वो डिफाइन कर दे अपना रीजन, एक वैलिड रीजन कि उसने इन 30 डेज में क्यों नहीं अपील की, तो उसको 15 डेज का एक्सटेंशन मिलता है, तो वो अपील कर सकता है पीआईओ में। फिर मान लीजिए पीआईओ ने भी कोई भी ना रिप्लाई दिया या उसने भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन, तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद वो जाता है किसके पास, कमिश्नर के पास। कौन से इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद अपील जाएगी किसके पास, इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। अब इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपील करने के लिए कितना टाइम होता है, तो उनके पास 90 डेज का टाइम होता है अपील करने के लिए, और अगर कोई वैलिड रीजन है तो एक्सटेंशन भी मिल जाता है। तो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास वो अपील करने जा सकता है। अब इंफॉर्मेशन कमीशनर जो है उसके पास भी 2 तरीके से हो सकती है। अगर कोई स्टेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो उसकी अपील किसके पास जाएगी, सीधी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसको बोलते हैं एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। और अगर कोई सेंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो जाएगी सीआईसी, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन। अगर किसी बंदे ने, जैसे एक्स है, उसने
स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको चाहिए थी, उसने एपीआईओ को क्या किया, एप्लीकेशन लिखी, बट एपीआईओ ने 35 डेज में कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो वो क्या किया, उसने उसके बाद अपील कर दी, किसके पास, पीआईओ के पास। पीआईओ ने भी सेम किया, उसने क्या किया, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो उसने क्या किया, फिर एक्स के पास राइट है कि वो कहाँ जाएगा, इन्फॉर्मेशन कमीशन। इन्फॉर्मेशन कमीशन जाने के लिए भी उसके पास टाइम है कितना, 90 दिन का। और अगर वो ना जा पाए 90 डेज में तो कोई भी वैलिड रीजन देके उसको एक्सटेंशन भी ले सकता है एप्लीकेशन डाल के। उसके बाद अब अगर मान लो एक्स को चाहिए थी स्टेट से रिलेटेड, तो वो कहाँ जाएगा, इन्फॉर्मेशन कमीशन की कौन सी ब्रांच में, एसआईसी, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में, वहां अपील की सुनवाई होगी। ठीक है। और अगर मान लो उसको चाहिए थी, किसकी, एक्स को चाहिए थी सेंटर की इंफॉर्मेशन, तो वो कहां जाएगा, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन में। कहां जाएंगे, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो इस तरीके से वो अपील करके भी अपना क्या, उस अपना राइट को सेव कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, ये आपके सेक्शन 19 में आ गया कि अगर सेक्शन 7 के अंदर कोई भी ऑफिसर, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी आपको टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं देती, तो आप जाकर अपील कर सकते हैं पीआईओ के पास, वो ना सुने तो इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 8। सेक्शन 8 क्या है, एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन। एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, वो इंफॉर्मेशन जो हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी को बना के रखे, मतलब हमारी, जिसको देने से हमारे देश को खतरा हो जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन हम आरटीआई के थ्रू नहीं मांग सकते। जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, तो हम डिफेंस रिलेटेड डाटा नहीं मांग सकते, क्योंकि इससे क्या हुआ, हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी को नुकसान होगा। हम लोग मिनिस्ट्रियल जो हमारे सेक्रेटरीट है या जो हमारे डिफेंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं मांग सकते। ठीक है। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो सेक्रेटरीट है, उनकी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है हम उसको नहीं मांग सकते। या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं है, किसी की अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जिसका पब्लिक से कोई भी रिलेशन नहीं है, किसी डिपार्टमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग नहीं मांग सकते। कोई भी बंदा अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से भी मना कर सकता है। आप किसी को आरटीआई लगा के जबरदस्ती नहीं पूछ सकते आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये डिपेंड करता है उस बंदे पे, वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे या ना दे, कि उसने कितना सर्च वर्क किया है, कि क्या उसकी मर्जी, बताए ना बताए। आरटीआई एक्ट के अंदर आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। तो सेक्शन 8 के अंदर जो है वो हमारी एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन आती है, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, जो डिफेंस से रिलेटेड हो, जो मिनिस्ट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, उनसे जो रॉ एजेंट वगैरह की इंफॉर्मेशन हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी हो, उसकी सेफ्टी जुड़ी हो, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम लोग वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर नहीं आती। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है। उसके बाद आपका ये आरटीआई एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग ध्यान से करिएगा, इसमें से नेट का क्वेश्चन आता है, 110% आता है, कई बार आ जाता है कि कब ये फॉर्म में आया। आरटीआई एक्ट को फॉर्म में आने में कितने दिन का टाइम लगा, अभी मैंने बताया था 120 डेज। ये कब बना, ये कब फॉर्म में आया, इफेक्टिव फॉर्म में 12 अक्टूबर 2005। ये पास कब हुआ था, ये लोकसभा में पास हुआ था 11 मई 2005 को, और राज्यसभा में 12 मई 2005 को, और राष्ट्रपति गैजेट कब मिली इसको, 15 जून को। इसके अंदर कितने सेक्शन आते हैं, कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। इससे पहले कौन से आर्टिकल थे, तो आर्टिकल वही 19A और 21। और उसके बाद आ सकता है आपका जो आपका सेक्शन 3 है वो किससे रिलेटेड है, वो क्या है, उसे राइट टू होम, किसको राइट है। सेक्शन 5 आ जाए, पूछ रहे सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 5 में वही है ऑफिसर्स अंडर आरटीआई एक्ट। उसके बाद से ऐसे ही पूछ सकते हैं सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 7 में क्या है, सेक्शन 8 में क्या है। 3-4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगी तो जाहिर सी बात है आपका आंसर एकदम ठीक होगा, और आपके 2 नंबर नेट के जो 2 मार्क्स हैं वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।